हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का पार्ट चैप्टर 1 आवर्तबीजी पादपों में जनन का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक परिवर्धन। कृत्रिम कायिक परिवर्धन यानी कि इसमें ये विधियां मानव द्वारा निर्मित की गई है। और कृत्रिम कायिक परिवर्धन इसलिए किया जाता है ताकि पादपों के उत्पादों में वृद्धि हो। इसमें हम 3 विधि पढ़ेंगे। आपको पहले इन तीनों के नाम बता देते हैं। फर्स्ट है कर्तन यानी कि कटिंग। सेकंड है दाब लगाना। यानी कि लेयरिंग। एंड थर्ड है रोपण, जिसे इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कर्तन। कर्तन यानी कटिंग। कर्तन में हम 2 विधियां पढ़ेंगे। एक तो मूल कर्तन और एक स्तंभ कर्तन। कर्तन नाम से ही पता चल रहा है कि इसको काटना है। फर्स्ट है मूल कर्तन। मूल कर्तन में मूल यानी जड़ें। जैसे ये कोई पेड़ है, इसकी जो जड़ें हैं हमें इन्हें काट करके जमीन में अलग से रोप देना है। इन जड़ों को अलग अलग करके रोप देंगे। ये जड़ें प्रवर्ध का कार्य करती हैं। और मूल कर्तन किन किन पौधों में किया जाता है? उदाहरण में है नींबू, अमरूद, सेब, चेरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन में पौधे के स्तंभ को काटना होता है। इन शाखाओं को काट देंगे और जमीन में लगा देंगे। मान लो इसकी थोड़ी बहुत पत्तियां उग रही है, जमीन में लगा देते हैं। और ये जो स्तंभ कर्तन है ये कई कारकों पर निर्भर करते हैं। कारक कौन कौन से बता देते हैं आपको एक बार। प्रवर्ध की लंबाई, मतलब आपने कितनी लंबाई की शाखा ली है। नेक्स्ट है मातृ पौधे की आयु। रोपण वातावरण, यानी हम रोपण किस वातावरण में, मतलब रोपाई इसको रोपेंगे वो कैसे वातावरण में कर रहे हैं, ये इन कारकों पर निर्भर करता है। स्तंभ कर्तन किन किन पादपों या पौधों में किया जाता है? गन्ना में कर सकते हैं, अंगूर में, गुलाब और बोगनविलिया में। और भी कई उदाहरण हैं इसकी। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। कृत्रिम कायिक परिवर्धन यानी मानव द्वारा विधियां निर्मित करना कृत्रिम कायिक परिवर्धन कहलाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पादप उत्पादकों में वृद्धि कर सके। ये 3 प्रकार से किया जाता है। कर्तन यानी कटिंग, दाब लगाना लेयरिंग और रोपण ग्राफ्टिंग। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कर्तन। कर्तन 2 प्रकार से किया जाता है, मूल कर्तन और स्तंभ कर्तन। मूल कर्तन, मूल मतलब होता है जड़,
यानी पौधे की जड़ को काट करके उसे जमीन में रोप दिया जाता है। जैसे नींबू की जड़ को, अमरूद की, सेब की और चेरी की जड़ों को हम काट करके जमीन में रोप सकते हैं। स्तंभ कर्तन, इसमें पौधे के स्तंभों को काट करके जमीन में लगा दिया जाता है। ये कई कारकों पर निर्भर करता है। प्रवर्ध की लंबाई, मतलब हम कितने लंबाई का ये टहनी ले रहे हैं। मातृ पौधे की आयु, ये कितनी आयु का है। रोपाई वातावरण, किस वातावरण में इसे उगा रहे हैं, जैसे गर्मी, बरसात, सर्दी, इस पर भी ये निर्भर करता है। इसके उदाहरण है अंगूर, गन्ना, गुलाब और बोगनविलिया। नेक्स्ट है हमारा दाब लगाना यानी लेयरिंग। इस विधि में हम ना तो पौधे की शाखाओं को काटेंगे और ना ही उसकी जड़ों को काटेंगे। इसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण के लिए से पौधे को प्रेरित किया जाता है। इसमें हम 2 प्रकार का दाब विधियां पढ़ेंगे। फर्स्ट है वायु दाब, इसे हम गुट्टी दाब भी कहते हैं। एंड सेकंड है टीला दाब। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट वायु दाब या फिर गुट्टी दाब। इस विधि का उपयोग वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं मोटी होती हों, जैसे जिनकी शाखाएं मोटी और स्वस्थ हों। मैं आपको एक डायग्राम से समझा रही हूं। इसमें किसी शाखा के एक भाग को काट लेते हैं वलय के आकार में। जैसे ये कोई शाखा है और इसके इतने भाग को हमने काट लिया, छाल को काट लिया और उसकी पूरी छाल को हटा करके हम वहां मोस या रुई बांध सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोस या रुई बांध दी है, इसको ही गुट्टी कहते हैं, इस भाग को ही। अब हम इसे नमी बनाए रखने के लिए इसकी ऊपर वाली शाखा पर एक मटका लगा देंगे। इस मटके में पानी डाल देंगे और एक रस्सी से इसे बांध देंगे। ये इससे भी अटैच और इससे भी, ताकि इससे पानी रिस रिस कर इसमें जाता रहे और इसे नमी मिलती रहे। वायुदाब में हम इसमें बड़े वृक्षों में किए वायुदाब या गुट्टी दाब विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी स्वस्थ छाल को वलय के रूप में, उसकी छाल को वलय के रूप में काट लिया जाता है और इस पर मोस या रुई बांध दी जाती है, जिसे गुट्टी कहते हैं। इसे नम बनाए रखने के लिए एक मटके से रस्सी की सहायता से इसमें पानी रहता है और उसे रिस रिस कर पानी इसमें आता रहता है। कुछ दिनों बाद 4-8 सप्ताह बाद यहाँ पर अपस्थानिक कलियां निकलने लगती हैं, जिन्हें काटकर अलग से रोप दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसका उपयोग, इसके एग्जाम्पल हैं आम, अमरूद और भी हैं इसके उदाहरण। नेक्स्ट विधि है टीला दाब। टीला दाब में क्या होता है, आपको पहले भी बता दिया था कि दाब लगाने विधि में हम इसके किसी भी भाग को मातृ पौधे से अलग नहीं करेंगे। इसमें जैसे कोई वृक्ष है, मैं बना लेती हूँ, 1 मिनट।
इस विधि में हमें तने की जो झुकी हुई शाखाएं हैं उन्हें हमें जमीन में दबा देना है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें जो जमीन में दबने वाला जो भाग है उसमें पर्व संधियां हों और पत्तियों वाला भाग जमीन से ऊपर हो। ये पर्व संधियां हैं जो जमीन के अंदर होनी चाहिए मिट्टी में, और इसकी पत्तियों वाला भाग जमीन से ऊपर होना चाहिए। कुछ समय बाद जमीन में दबे हुए स्तंभ पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लग जाती हैं। अब इसको मातृ पौधे से अलग कर, यानी कि जनक पौधे से अलग करके मिट्टी के जो ये पिंड के साथ ही अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसके उदाहरण हैं चमेली, मोगरा। एक बार फिर से देख लेते हैं ये विधि। दाब लगाना, इसमें पौधे के किसी भी भाग को अलग नहीं किया जाता है मातृ पौधे से। इसमें हम दो प्रकार की विधियां पढ़ रहे थे, वायुदाब या गुट्टी दाब, सेकंड है टीला दाब। वायुदाब या गुट्टी दाब में क्या है कि ये वृक्षों में किया जाता है, ये सामान्य छोटे मोटे पौधों में नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए हमें मोटी शाखाओं की जरूरत है मटके के लिए। अब इसकी स्वस्थ छाल को काट लेते हैं वलय के रूप में और उस पर माच या रुई लगाते थे। इसमें नमी बनाए रखने के लिए एक मटका लगा देते हैं। मटके और मांस को या फिर गुट्टी को एक रस्सी की सहायता से लगा दिया जाता है। इसमें पानी भर दिया जाता है, जिससे ये रिस कर रस्सी के माध्यम से होते हुए गुट्टी को मिलता रहे। इससे इसमें नमी रहेगी और कुछ 4-8 सप्ताह बाद इसमें अपस्थानिक कलिकाएं आ जाएंगी और इसे मातृ पौधे से अलग करके अलग जमीन में लगा दिया जाता है। इसके उदाहरण है आम और अमरूद। नेक्स्ट है टीला दाब। टीला दाब में क्या होता है कि इसकी जो तने की जो शाखाएं हैं उसे मोड़ करके जमीन में दबा दिया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें पर्व संधियां जो है वो जमीन के अंदर होनी चाहिए और पत्तियों वाला भाग जमीन के बाहर होना चाहिए। अब कुछ समय पश्चात इसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलना शुरू हो जाएंगी और इसे मातृ पौधे से अलग करके मिट्टी के पिंड के साथ अलग अन्य जगह पर लगा दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसके उदाहरण है चमेली और मोगरा। नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारी रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग। इसके बारे में जान लेते हैं हम। इस विधि में हम 2 अलग अलग पौधों का उपयोग करेंगे। इन्हें काट करके हम इस प्रकार जोड़ेंगे कि एक पौधे का निर्माण हो जाए। इन दोनों में से जो अच्छी किस्म वाला पौधा है उस भाग का तो हम कलम लेते हैं। कलम अच्छी किस्म वाले पौधे की जिसका रोपण किया जाता है। अन्य पौधे में रोपण मतलब ये कोई वृक्ष है और इसमें किसी अन्य, ये कलम कहलाएगा। अच्छी किस्म का पौधा है और जिसका रोपण किया जाता है, इसका हम रोपण करेंगे, इसे हम कलम कहेंगे। और एक होता है स्कंद, थोड़ी निम्न गुणों वाला जो पौधा होता है और जिस पर कलम लगाई जाती है, ये आधार भाग होता है पौधे का, उसे हम स्कंद कहते हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कलम कौन सी है, स्कंद कौन सी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस पौधे में
जिस पादप के हिस्से का रोपण किया जाता है उसे कलम कहते हैं, और जिसमें कलम रोपी जाती है मतलब लगाई जाती है उसकी आधारीय जो मान लो पौधे का आधार भाग है उसे स्कंद कहते हैं। कलम और स्कंद को कसकर बांध देंगे ताकि दोनों की जो एधा है वो संपर्क स्थापित कर सके, और कुछ दिनों बाद इनके संवहन तक भी मतलब फ्लोएम और जाइलम भी आपस में संपर्क स्थापित कर लेंगे। और इस विधि का उपयोग जो है वो उत्पादन बढ़ाने में किया जाता है। मतलब एक ही पेड़ पर हम 2 प्रकार के फल ले सकते हैं, जिससे जैसे उदाहरण है गुलाब, आम, अमरूद, सेब, नींबू, अनार, ऐसे कई उदाहरण हैं इसके। अब इस रोपण में भी कई विधियां हैं। फर्स्ट है हमारी व्हीप विधि या फिर जीभी विधि। इसे एक नाम से और पुकारते हैं जिह्वारोपण। इस विधि में स्कंद और कलम समान मोटाई के होते हैं और जिनमें 5 या 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है। देखो हम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं इसे। ये स्कंद है, इसमें 5 या 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगा देते हैं और इन दोनों में वी आकार का चीरा लगाया हुआ है। देखिए अब इन दोनों को फिट कर देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इन्हें कसकर बांध दिया जाता है। जिससे इनकी एधा और संवहन तक आपस में संपर्क स्थापित कर सके, जिससे नए पौधे का निर्माण हो सके। यह है जिह्वा विधि। नेक्स्ट है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण में कलम और स्कंद का व्यास, ये कलम थी, कलम और स्कंद का व्यास लगभग समान होता है। स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है और कलम में वेज आकार का। यह वेज आकार का चीरा है कलम में, और स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों की एधा संपर्क में आ जाए। नेक्स्ट है किरीट या मुकुट रोपण। इस विधि में स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना ज्यादा होती है। जैसे मान लो ये स्कंद है, किरीट मुकुट से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा बन सकता है, ताज टाइप में। अब इसमें कलम के छोटे छोटे टुकड़े लिए जाते हैं और उन्हें स्कंद में फिट कर दिया जाता है। जैसे इसमें वी आकार का चीरा लगा दिया गया और इसमें कलम रोप दी जाती है। इस प्रकार ये मुकुट रोपण हो गया। इसमें जो स्कंद है वो
कलम से कई गुना बड़ा है और इसमें चीरे लगा करके इसे रोप दिया जाता है। इसे कहते हैं किरीट या मुकुट रोपण। इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें मुकुट की तरह कल में रोप दी गई है स्कंद में। नेक्स्ट है हमारा 4th कलिका रोपण। कलिका रोपण में स्कंद में टी आकार का चीरा लगाकर, को दिखा देते हैं टी आकार का, स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगा दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। हमने टी आकार का चीरा लगा लिया है इसमें, और इसमें कलम, मान लो ये पेन कलम है, और इसे इस प्रकार से इसमें डाल दिया जाता है, रोपित कर दी जाती है और इस स्थान को कस करके बांध दिया जाता है, जिससे कुछ दिनों पश्चात इसमें ये इनकी एधा और संवहन तक आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार कलिका रोपण आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम किसी कलम को लगा देंगे छाल के अंदर, स्कंद के अंदर। एक बार फिर से ये रोपण यानी ग्राफ्टिंग पढ़ लेते हैं, हम रिपीट कर लेते हैं। ग्राफ्टिंग में दो पौधों की हिस्सों को इस प्रकार जोड़ती है कि वे संयुक्त होकर एक पौधे का निर्माण कर सके। इसमें कलम और स्कंद आते हैं। कलम वो होते हैं जिस भाग का रोपण किया जाता है। जैसे ये कलम है, इसका इस भाग में रोपण किया जाएगा, इसे कलम कहते हैं। और स्कंद वो होता है जिस भाग में कलम रोपी जाती है, मतलब लगाई जाती है, और ये नए पौधे का आधार भाग होता है। कलम और स्कंद को कसकर बांध देते हैं, जिससे इनकी एधा और संवहन तक संपर्क स्थापित कर सके। ये विधि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इसके उदाहरण है गुलाब, आम, अमरूद, सेब, नींबू, अनार वगैरह वगैरह कई हैं इसके उदाहरण। आप किसी भी पादप में कर सकते हो। इसमें फर्स्ट विधि है विहिप जिव्यारोपण। इसमें हम वी आकार का चीरा लगाते हैं स्कंद के अंदर, और रोपण में भी वी आकार का ही चीरा लगाया जाता है। इसे आपस में जोड़ दिया जाता है और इन्हें फिर बाद में कस करके बांध दिया जाता है, जिससे इनकी एधा और संवहन तक आपस में संपर्क स्थापित कर सके। नेक्स्ट है फच्चर रोपण। इसमें स्कंद में वी आकार का और कलम में वेज आकार का, और इसमें वी आकार का चीरा लगाकर इन्हें बांध दिया जाता है कस करके। किरीट रोपण यानी कि मुकुट रोपण। किरीट रोपण में किरीट यानी मुकुट से आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐसे होगा, मुकुट की तरह। स्कंद जो होगी वो कलम से कई गुना बड़ी होगी और इसमें कल में रोप दी जाती है और इन्हें कस करके बांध दिया जाता है। ये एकदम मुकुट की तरह ही लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा कलिका रोपण। कलिका रोपण में हम स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाते हैं और इसमें कलम को रोप देते हैं इस प्रकार से, और इसे कस करके बांध देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आपको इसके नोट्स PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।